इंटरव्यू ले लें भाई। अच्छा, ये भाई का टैक्स में मेरिट सर्टिफिकेट आया है। और सुनाएं, इलाका बताएं, इलाका। हाँ हाँ, इलाका बताएं। गुजरात। गुजरात। अच्छा, तो क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि? उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद तो नहीं थी, अच्छा, आपको लग रहा था पेपर पास हो जाएगा? इतनी उम्मीद थी। अच्छा, कोई मशवरा दें इनको बच्चों को। क्या टेस्ट दिए थे? टेस्ट सारे दिए थे मॉक भी दिया था? जी। कितनी दफा रिवीजन कर ली थी? काउंट नहीं किया, काउंट नहीं किया, 6-7 दफा? आइडिया नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा भाई, एसेट की कॉस्ट बताएं और लाइफ 10 years। डेट बताएं, डेट डेप्रिसिएशन की। 30 ऑन 500 डिवाइडेड बाय 30 ऑन 11 कैरिंग अमाउंट। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि हमारा 450 वाला एसेट उठकर कितने पे चला गया? उठकर कितने पे गया या गिर के कितने पे पहुंचा? पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। लव ऑलरेडी करें मैं आप लोगों के। यकम जुलाई 11 पिछले साल के आखिरी दिन या हमारे साल के पहले दिन? तो सोच ही पाएगा ना। पर पता ठीक है, मतलब ये तो नहीं कि R1 पास हो गया तो डिलीट कर दिया वो सारा। IS 16 PP रीवैल्यूएशन। यकम जुलाई 11 को एसेट कितने का है जी? 630 मिलियन का। हमने खरीदा कब था? यकम जुलाई 10 को। तो 30/11 की रात रिवैल्यू कर रहे हैं या अगले दिन की सुबह? तो बताया, अब मैं रिवैल्यूएशन को हमारे साल के एंड पे इनकॉर्पोरेट करूं या अगले साल के शुरू में? चलें जी, करें। अगले साल के शुरू में यहां लफ्ज लिखते हैं हम, बोलें क्या? रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यू कर दो कितने पे? 630 पे रीवैल्यू कर दो। डेट बताएं। यकम जुलाई 11। ओके, अब बोलें इधर। रीवैल्यूएशन सरप्लस। हमारी 450 वाली चीज उठकर कितने पे चली गई? 630 पे। कितना सरप्लस आया? 180। डेट बताएं। यकम जुलाई 11। एंट्री बताएं। अच्छा, वो सरप्लस का कॉलम इधर नहीं डालते होते थे हम, इसके बाद P&L डालते थे। इसको काट के जरा कर लें, कोई मसला नहीं। रिवॉल्यूशन सरप्लस। हाय, मेरे रजिस्टर पे कटिंग करा दी। मैंने तो आज तक 100-150 दफा पहले ही कर ली हुई थी। रिवॉल्यूशन सरप्लस और P&L इसे काट के कर लें। अच्छा, अब बता दें 180 का क्या आ गया? ये जो सरप्लस आया है, इस सरप्लस को हम P&L में लेके जाएंगे या OCI में लेके जाएंगे? OCI में लेके जाएंगे। अब हमारी आज की डिस्कशन शुरू होने लगी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट IS 12 के एंगल से। उससे पहले आप हजरात जो है वो अगले सफे के ऊपर जो है वो पहले साल की जर्नल एंट्रीज कर लें। बोलें जी। 30 जून 2011, यकम जुलाई 10। बोलें। PP डेबिट, कैश क्रेडिट जी।
500। आपको मेरिट सर्टिफिकेट का खुद पता चला या किसी दोस्त ने बताया, चाचा ने बताया? खुद ही पता चल गया। 3011। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट जी कितने से? 50। नहीं 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 नहीं, अभी अगला साल शुरू नहीं करना, 2 एंट्रीज की जगह छोड़ा करनी है आप लोगों ने। बोले सीटी डेबिट, जाहिर बात है इस साल का करंट टैक्स तो गवर्नमेंट को देना है ना। देखें सवाल में प्रॉफिट्स दिए हुए, ओ प्रॉफिट्स भी दिए हुए सवाल में। तो देखें ये 2 लाइनें अगर ना होती सवाल में, प्रॉफिट और टैक्स रेट, और टैक्स वाले 10% डिफिशिएट करने देते हैं, टैक्स वाले छोड़ें कितना डिफिशिएट करने देते हैं, ये 2 लाइनें ना दी होती तो फिर IAS 12 के अंदर ये सवाल डालने की तो कोई तुक नहीं थी। फिर तो ये तो पास प्रोग्राम है आप लोगों का, मादी है हमारा, मादी की यादें। अच्छा, अगली एंट्री कौन सी छोड़ दें? डेफर्ड टैक्स की। अगली एंट्री कौन सी छोड़ दें? डेफर्ड टैक्स की। अब मैं DTE डेबिट DTL क्रेडिट नहीं करा, बस छोड़ दें जगह। तो 2 एंट्रीज की जगह हम छोड़ दिया करेंगे, चाचू खां, मामू खां। अब हमारा शुरू हो चुका है अगला साल। अगले साल मुझे बता दें सबसे पहली एंट्री क्या होती है जिसकी वजह से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किताबों से नजर आना खत्म हो जाता है? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट की जगह हमने PPE का लफ्ज यूज किया है तो इसलिए PPE को ले लेंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है तो अभी से चेंज कर लेते हैं, एसेट का नाम बता दें। प्लांट है या बिल्डिंग है? प्लांट है, तो काटें इसको, प्लांट से ही शुरू कर लेते हैं, ये ज्यादा मुनासिब है कि आप एसेट का नाम लिखें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी, अब आप हजरात मुझे बताएं मेरा अगला साल कौन सा है? 30 जून 2012। इसमें साल के शुरू में ही 1 जुलाई 11 को एक एंट्री करेंगे, इसे हम कहा करेंगे वार्म अप की एंट्री। किसकी एंट्री? वार्म अप की एंट्री, यानी एसेट रिवैल्यूएशन के लिए तैयार हो रहा है। अकामुलेटेड डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से? 50 से। अब अगली एंट्री आप लोग जी वो नहीं किया, आके करना था ना माय डियर। अब अगली एंट्री आप लोग क्या करते थे ये बताएं? प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। अच्छा, अब आप हजरात ये जरा समझ लें कि OCI क्या चीज है। जिन हजरात ने सही तरीके से क्लासें ली हुई थी उन्होंने कहा था पेपर बड़ा आसान है और कंफर्टेबली हो गया। तो बस आप लोगों ने कम से कम ये करना था सही तरीके से क्लासें लेके, और कोई भी छुट्टी नहीं करनी और घर जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। लेकिन जब सुस्ती करते हैं तो फिर मसला होता है। ये अब लकीली अनलकीली आपको करना पड़ेगा, 15 दिन वाला जो गैप है। तो इस संडेज को ज़रा इफेक्टिवली अभी यूटिलाइज करना शुरू कर दें। अच्छा भाई, एक होता है P&L, एक होता है OCI। P&L में जो आखिरी फिगर होती है वो होती है पैट, और फिर OCI में चीजें आती हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। मिसाल के तौर पे मेरे इस साल के प्रॉफिट्स आए 100 मिलियन के, और मेरे पास कोई लैंड पड़ी हुई थी, वो लैंड 200 रुपए से 210 मिलियन पे चली गई, तो 10 रुपए का सरप्लस आया। इसको हम नाम देते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। 110 नोट करने की जरूरत नहीं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, पैट से ऊपर क्या होता है? पैट से ऊपर होता है टैक्स एक्सपेंस। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे लेस होता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस कंप्राइजेज ऑफ CT एंड DT, लेकिन ये अलग अलग नजर नहीं आते। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो आपको नजर आ जाते हैं टैक्स एक्सपेंस के नाम से।
यानी अगर 112 का ये है तो 6 रुपये ये आया, 6 रुपये ये आया, तो जवाब कितना आ गया? 100। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या क्या माइनस होता है? सीटी और डीटी, तो क्या आ जाता है? पैट आ जाता है। एक होता है पैट, एक होता है सरप्लस। इन दोनों को जमा कर लें तो इसका नाम होता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। रीवैल्यूएशन सरप्लस को पैट में इसलिए नहीं डालते, P&L अलग हेडिंग होती है, उससे अलग हेडिंग होती है। इस सारे को मिला के कहा जाता है SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दैट इंक्लूड्स P&L एंड OCI। तो ठीक है, ये कर लें कहीं फॉर्मेट नोट। आपको पता हो ये SOCI है। SOCI में एक हेडिंग होती है P&L और एक हेडिंग होती है OCI। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कुछ चीजें P&L में क्यों जाती हैं और कुछ चीजें OCI में क्यों जाती हैं? अच्छा, ये क्या वजह होती थी कि बायोलॉजिकल एसेट्स पड़े पड़े महंगे हो जाते थे, तो IAS 41 में आप लोग उसको फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल पे लाके और पिछली फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल के डिफरेंस लेके गेन को P&L में क्यों डालते थे, OCI में क्यों डालते थे? क्योंकि वो भी तो पड़े पड़े महंगे हो गए हैं। अच्छा, रियलाइज गेन था। चलें, आप लोगों का जवाब आ गया, आगे चलते हैं। मेरा भी जवाब अभी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी रेंट के लिए है या प्रॉपर्टी आपने जो है वो इस पर्पस के लिए रखी हुई है कि उसको रेंट पे तो नहीं दिया हुआ, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, बेचने के लिए रखी हुई है। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर पड़ी पड़ी महंगी हो जाती थी तो उसका गेन कहाँ डालते थे? यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, GP, अदर इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, अदर इनकम में डालते थे। उसको किस वजह से डालते थे अदर इनकम में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन को? अच्छा, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये IAS 16 में प्लांट पड़े पड़े महंगा हो गया, बिल्डिंग पड़े पड़े महंगी हो गई, लैंड पड़े पड़े महंगी हो गई, इसके गेन को कहां डालते हैं? OCI के अंदर। OCI के अंदर। अब ये क्या वजह है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 41 के अंदर पड़ी पड़ी चीजें महंगी हो रही थी तो हम उनको डाल रहे थे P&L में, और IAS 16 में पड़ी पड़ी चीजें महंगी हो रही हैं तो OCI में, लेकिन पड़ी पड़ी चीज पहली दफा सस्ती हो रही है। पहली दफा का मतलब है पहले कभी गेन उस पर सरप्लस ना आया हो, तो पहली दफा सस्ती हो रही है तो P&L में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, लेकिन महंगी हो रही है तो। इसकी शायद वजह यह है कि IAS 41 ऐसे एसेट्स को डील करता है जो बड़े लिक्विड नेचर के हैं, बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। भैंस कभी भी बिक सकती है और लोग बेच भी सकते हैं इजीली, तो इसलिए IAS 41 कहते हैं गेन्स को P&L में ही रखा करो। ये कोई ऐसी अनरियलाइज्ड टाइप चीजें नहीं है। और IAS 40 में तो नियत ही शायद कैपिटल एप्रिसिएशन थी, तो इसलिए वो बिल्डिंग खरीदी ही शायद इसलिए थी। और रेंट में भी आमतौर पर यही होता है कि अगर आपको रेंट मिलते मिलते रेंट कम मिलने लगी हो तो आप एकदम बेच भी देते हैं। लेकिन
ये जो एसेट होते हैं ये आपने एडमिन पर्पस के लिए खरीदे होते हैं, ये ना तो इतने लिक्विड होते हैं कि आसानी से बिक सकें और ना बेचने की नीयत होती है। तो इसलिए शायद IAS 16 वालों ने ये सोचा हुआ है कि अगर कभी बड़ी बड़ी चीजें बिल्डिंग प्लांट वगैरह महंगे हो जाएं तो इनको गेन को कहां डाल दिया करें, P&L में या OCI में। अच्छा, अब ये जो गेन आया 180, इसको अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कहां लेके जाओ, OCI में। अच्छा, टैक्स वाले रिवैल्यूएशंस को नहीं मानते, टैक्स वाले रिवैल्यूएशंस को नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं कि भाई वी डू नॉट एग्री विद योर रिवैल्यूएशन, और इस गेन को इनकम में ले जाना, लेकिन करंट टैक्स की इनकम में ले जाना, करंट टैक्स में इसको इनकम रिकॉर्ड कर देना जब कभी ये एसेट बिक जाए। तो जब तक बिकेगा नहीं तब तक इसको रिवैल्यू करने की इजाजत। इसलिए जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है उनको पता है कि कैफ 2 में हमने कोई क्लास में रिवैल्यूएशन का सवाल नहीं किया था। टैक्स वाले हमेशा चीजों को किस पे रखते हैं, कॉस्ट मॉडल पे। शायद जिन्होंने टैक्स की क्लास पढ़ी है उनको रेट भी याद हो, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% रेट होते थे और वो कॉस्ट पे लगाया करते थे। लेकिन छोड़े बातें जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। तो टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को मानते नहीं, तो फिर टैक्स वाले इस 180 पर कब जाकर टैक्स मांगेंगे। हमने तो अभी इनकम में डाल दिया। इनकम कौन सी में डाला है, फॉर द ईयर इनकम में, यानी कि इनकम जो है वो P&L वाली में डाला है या OCI वाली में डाला है। तो हम अकाउंटिंग वालों ने इधर डाल दिया इसको 180 को कि ये हमें खुशी आई है, लेकिन इस खुशी को क्या रखा, अनरियलाइज्ड। रियलाइज खुशी, अनरियलाइज्ड। टैक्स वाले कह रहे हैं कि इस खुशी को तब इनकम में डालना जब कभी एसेट वो कब डिस्पोज होगा, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। आप बता दें कि इस 180 की खुशी को मैं जो यूजर्स को शो करूं, क्या इसी 180 पे शो करूं। आप लोग जो एंट्री करते थे प्लान डेबिट R1 की क्लास में और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट कितने से, 180 से। तो ये जो आप लोग एंट्री करते थे प्लान डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट, तो क्या ये गेन OCI में गया है, इज इट करेक्ट गेन एज पर द फिगर्स गिवन इन क्वेश्चन। बताएं ना जल्दी, हाँ ना कर दें। R1 में लेके जाते थे। It is not correct gain because this gain is gross. On some day you will have to pay the tax on it. इस 180 पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कोई एक ना एक दिन तो जरूर आएगा कि गवर्नमेंट आपसे कहेगी 180, आप फर्ज करें अगले दिन ही मैं ये बिल्डिंग बेच दूं तो एकदम 180 का गेन आ जाएगा। टैक्स वाले कहेंगे आप इस पर टैक्स दो। तो वो जो यूजर को मैंने शो किया हुआ था कि तुम्हारे लिए हमने 180 अनरियलाइज रखा हुआ है, यूजर कहेंगे 180 दो, हम कहेंगे नेट ऑफ टैक्स दे देते हैं, नेट ऑफ टैक्स दे देते हैं। जाहिर बात है 180 पूरा तो नहीं देंगे। जब टैक्स वालों का डिस्पोजल अकाउंट बनेगा तो डिस्पोजल अकाउंट बन के टैक्स वालों का गेन आएगा और गेन जाके करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होगा। क्या ये 180 कभी भी टैक्स वाले इनकम में लेके नहीं जाएंगे या कभी ना कभी लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे, जब कभी एसेट बिकेगा, और जब बिकेगा तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल अकाउंट उनका बनेगा जिसको हम बनाते थे डिस्पोजल अकाउंट टैक्स रूल्स, वो बन के प्रॉपर गेन आएगा। वो गेन डायरेक्ट जाएगा कहां पे, करंट टैक्स की वर्किंग में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पड़ा नहीं होगा, हम ऐड करेंगे, ऐड टैक्स वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का गेन पड़ा भी होगा उल्टा देंगे और टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड करके उस पर टैक्स देंगे। दे दिया या देंगे। आप बताएं, आप इस सारी बहस से क्या पता चला कि इस 180 पे टैक्स इस साल देना है करंट टैक्स की वर्किंग में या जब कभी बिकेगा। तो मुनासिब ये है कि आप इस 180 की एंट्रीज इस तरीके से अगर करें तो कैसा है, जरा देखिएगा। प्लान डेबिट और खुशी क्रेडिट 180 और डेफर करके टैक्स देना है। कर सिटी में तो जा नहीं सकता क्योंकि गेन इस साल आया तो मैच करने के लिए खर्चा भी इस साल रिकॉर्ड करें, वरना तो मिसमैच हो जाएगा कि गेन इधर रिकॉर्ड हो रहा होगा, खर्चा उधर वाली एंट्री में बाद में करूंगा, अभी एक समझने के लिए एंट्री कराऊं। डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। जी अमाउंट बताएं कितना गेन आया। टैक्स रेट देखें 30%। तो R1 था, R1 में धोखा था, धोखा हमारा पास हो गया। R1 में धोखा था, धोखा यह था कि हम यूजर को खुशी दिखाते थे 180 की, क्योंकि उन सवालों में टैक्स रेट नहीं दिया होता था।
अब सवालों में क्या दिया हुआ है, तो क्या 180 की उनको खुशी दिखाएं या नेट ऑफ टैक्स? आप बता दें कितना टैक्स डेफर करके हमने देना है कभी ना कभी, 54। इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें क्या होंगे। इस एंट्री को पोस्ट करें, ये आ गई यहां, डेबिट साइड तो एसेट अकाउंट में जाएगी ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये खर्चा ये ओसीए में चला जाएगा और ये पी&एल में खर्चा कितना 54। अब इससे यूजर को पता क्या चल जाएगा कि 180 की खुशी तो है, लेकिन हकीकत में जब ये खुशी आएगी तो गवर्नमेंट खुशियों में तो अपना हिस्सा मांगती है, तो 54 किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप कोई घर चीज लेके जा रहे होते हैं, आपको पता है कि छोटा भाई है, गायब हो तो होनी है, चीज थोड़ी बहुत गायब तो सारी तो मैंने खा नहीं सकनी, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है ये जो खुशी आनी है 180 की, इसमें से कितनी गवर्नमेंट ने ले जानी है, तो हमारे यूजर्स के लिए कितना बचना है, वो जो भी बचे 180 - 54 वो मैंने आपसे पूछ रहा। आप बता दें यहां तक सब कुछ लॉजिकल लग रहा है? नहीं। यहां पे आके स्टैंडर्ड ने कहा इट इज इलॉजिकल कि खुशी रिकॉर्ड कर रहे हो सीआई में और गम रिकॉर्ड कर रहे हो पी&एल में। यहां से आके अब हमारी नई बातें आज शुरू होनी है। ये सबसे बड़ा मसला था जिस पे लोगों ने एतराज किया कि खुशी शो कर रहे हो अनरियलाइज्ड और गम शो कर रहे हो पी&एल के अंदर, तो देयर इज अ मिसमैच। ये एक मिसमैच है। जहां पर तुमने खुशी शो की है वहीं पर उसका गम रिकॉर्ड करो। इसे अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। खुशी आ गई 180, इट इज ग्रॉस खुशी। अब तुम नई लाइन ना डालो डीटी, बल्कि खुशी को नेट कर दो। ये वाला 54 जो खर्चा है, इस खर्चे को पी&एल में बुक ना करो, इस खर्चे को यहां पे बुक करो। अब यूजर को पहले दिन से ही बताओ कि तुम लोगों को खुशी कितनी मिलनी है, 126। जो अगर फ्यूचर में मिली तो उसमें से डिविडेंड बांटेंगे, पैट में से तो इस साल डिविडेंड दे दें, ये खुशी फिर कभी आएगी, इसमें से डिविडेंड देंगे। यही फर्क होता है ना ओसीए में और पैट में। ओसीए में से डिविडेंड दिया करेंगे अगर ओसीए ही रहा जिंदा, और पैट में से डिविडेंड दें। पैट देख के लोग डिविडेंड मांग लेते हैं, ओसीए देख के लोग डिविडेंड नहीं मांगते, कहते हैं यार ये तो पता नहीं आया नहीं। आप बता दें क्या खुशी मैंने ग्रॉस बुक की है या नेट ऑफ टैक्स? नाउ व्हाट इज दिस? सरप्लस चला गया इधर, और इसको काट के शुड आई बुक अ खर्चा इन पी&एल और शुड आई रिड्यूस खुशी? वन एंड द सेम थिंग। सो मैचिंग भी होगी, जरा मैचिंग भी होगी। इफ खुशी इज गोइंग आउटसाइड पी&एल, अगर मां जा रही है घर के बाहर तो छोटे उनको भी घर से बाहर ले जाना। तो अगर खुशी इज गोइंग आउटसाइड पी&एल, देन इट्स रिलेटेड गम शुड आल्सो गो आउटसाइड पी&एल। दैट्स व्हाई इस तरह जरा करके देखते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, और ब्रैकेट में इसको ले लिया ताकि लॉजिकली याद भी रहे। अब एक नई एंट्री आज निकल आई, रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो गया, गम हुआ। ये गम किसको देना है? ये जो गम हुआ है हमें, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हम गवर्नमेंट की तरफ क्या फील करें, और जो खुशी हुई है उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमारा प्लांट आसमानों पे पहुंच गया। खुशी का दूसरा इफेक्ट ये हुआ, और गम का दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, लाइबिलिटी कंधों पे आ गया। आपको पता है गम बढ़ते हैं तो लाइबिलिटी है। गम क्या है? इस खुशी पे फ्यूचर में क्या देने, टैक्स देना। डन। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं इस एंट्री को शॉर्टकट क्या है? इस तरह एंट्री ना करें, प्लान डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 50 और बैलेंसिंग, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम एंट्री नेट करके करेंगे। अभी मैं इधर एक ही एंट्री करूंगा नेट करके, लेकिन फिलहाल आज समझने के लिए दो एंट्रीज। हमने एंट्रीज को डिराइव कैसे किया जरा समझें। R1 की क्लास, खुशी कितनी हुई, खुशी पे कभी ना कभी टैक्स देना है। डेरिवेशन दोबारा देख लें, खुशी पे कभी ना कभी टैक्स देना है। खर्चे को पी&एल में डाल दें या वहीं डालें जहां खुशी डाली है, तो
खुशी बढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, खुशी को क्या करें? आप बताएं 180 उधर चला गया और 54 गम के तौर पे भी उधर चला गया। अब नेट खुशी यूजर को शो कितनी हो रही है? 126। अब किताब के ऊपर आके ये एंट्री लिखें। ये एंट्री किताब पे इसी सफ़े पे लिखनी है, क्योंकि ये एंट्री हम आपको फिर वक्त आने पे रिवाइज करवाया करेंगे। जी बस 1 मिनट दे दें मुझे। जी बोलें भाई। 1 जुलाई 2011 प्लान डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई। फिलहाल फुल खुशी रिकॉर्ड करें। कितनी खुशी रिकॉर्ड की? इधर से देखें ना। अच्छा, कितना खर्चा था इनटू कितना हो गया? इस खर्चे को P&L में डालें या खुशी कम करें? चले नोट करें। हाँ जी अब बोलें। जी करेंगे, उसका भी देखते हैं। अच्छा, किताब पे एक और काम करें। इस एंट्री की समरी, प्लांट को बढ़ा दें 180 से। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। ये तरीका हम लगाया करेंगे। अगर मैं लगाऊं 180 का 70% खुशी इंजॉय कर लें, बता दें जल्दी, और डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी। आप बताएं जवाब क्या आ रहा है? आप बताएं कि इन दो एंट्रीज और इस एक एंट्री के अंदर फर्क क्या है, या बैलेंस हो रही है आपस में? प्लान कितने से बढ़ा? लाइबिलिटी कितने से बढ़ी? 54 से। 180 माइनस 54, 126 की खुशी बुक कर लें। हम पेपर में ये एंट्रीज किया करेंगे, लेकिन कभी कभी वो भी करनी पड़ेंगी। ओके,
नाउ व्हाट विल बी आवर मेथोडोलॉजी इन एग्जाम? हम पेपर में नेट एंट्री किया करेंगे और ये वाली वर्किंग देखकर। आप बताएं खुशी कितनी आई? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? 180 माइनस 54 इज इक्वल टू 126। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई, सरप्लस इन ओसीआई डेबिट एंड डीटीएल क्रेडिट, डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी क्रेडिट। अब मुझे आप ये बताएं कि टैक्स रेट कितने परसेंट है और नेट सरप्लस कितना बचेगा यूजर्स के लिए? 70%। अब आपने नजर रखनी है सिर्फ इस 180 के ऊपर, ये वाला 180। 180 का कितना टैक्स देना है डेफर करके? असूल सुन लें, ये दो नए कॉलम डाले हैं, एक टैक्स का एक नेट सरप्लस का। ग्रॉस सरप्लस कितना आया? 1। इसका कितने परसेंट गवर्नमेंट को? इसका कितने परसेंट हमारे यूजर्स को? 120। किस फिगर को पकड़ के हमने परसेंटेजेस लगाई हैं? 180 को। 180 इंटू 30% और 180 इंटू 70%। अब इसके अगर आप ऊपर आप डीटीएल लिखना चाहें तो डीटीएल भी लिख सकते हैं यहां पे। डीटीएल अब जब हम पेपर में जर्नल एंट्रीज किया करेंगे तो जर्नल एंट्रीज करते हुए हम इस कॉलम के ऊपर इस तरह जहन में लाइन लगा दिया करेंगे या पेंसिल रख दिया करेंगे और एंट्री क्या किया करेंगे? एसेट डेबिट प्लान डेबिट 180, डीटीएल क्रेडिट 54 और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 126। R1 में ग्रॉस सरप्लस लेके जाते थे ओसीआई में, यहां पर नेट सरप्लस लेके जाएंगे। अब बहुत ज्यादा आसान हो गया काम, क्योंकि यहीं से एंट्री निकल आया करेगी। एंट्री बनी प्लान डेबिट 180, डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी क्रेडिट 54 और खुशी यूजर्स को जो शो की 120। यहां कुछ नहीं लिखना पड़ा, वाई वर्किंग से निकल आया। यह हमारी एंट्री हुआ करेगी। और अब मशहूर जमाना जो दो एंट्रीज होती हैं डेप्रिसिएशन वगैरह की, वो कर लेते हैं। आप बताएं कैरी डाउन क्या आ गया? बताएं बताएं। आज तक का सरप्लस फॉर द ईयर सरप्लस 126, आज तक का 126। आप बता दें किस दिन खड़े होकर अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर लें? 30 जून 12। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले एक चीज ये बताएं कि हमने एसेट को रिवैल्यू किस दिन किया है? 1 जुलाई 11 को खड़े होकर बताएं एसेट की कितनी लाइफ गुजर चुकी है पास्ट में देख के। फिंगर थंब अप्रोच से बताएं कितनी लाइफ गुजर चुकी है टोटल लाइफ। 10 में से अगर 1 साल लाइफ गुजर गई है तो रीवैल्यूड अमाउंट ने किस पे डिवाइड होना है? 9 पे। इसका तरीका, इसकी लॉजिक देखें क्या है।
रिमेनिंग लाइफ क्यों निकालना जरूरी होती है? एक एसेट हमने खरीदा मिसाल के तौर पर 100 रुपए का, ये 100 रुपए वाला एसेट 50 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, ये चले 3 सालों में डेप्रिशिएट होना था 90 रुपए वाले एसेट ने, ये 30 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, कितने पे रह गया? 60 पे। अब ये 60 वाला एसेट रीवैल्यू होकर, ये 60 वाला एसेट रीवैल्यू होकर किस पे चला गया? 70 पे। 10 का सरप्लस आ गया। इस 70 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 70 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं होगा। एसेट कितने का खरीदा? डेप्रिशिएट किताबों में कितने का रह गया? लेकिन आप लोगों ने एक एंट्री मारी एसेट डेबिट 10 से, जिससे मार्केट वैल्यू उसकी 70 होगी। अब 70 को कितने सालों में खत्म करना है? इसलिए रिमेनिंग लाइफ निकालना जरूरी होता है ताकि एसेट 100% क्या हो जाए? डेप्रिशिएट हो। अब मुझे बताएं, पहले क्या सोचा था? 500 रुपए को कितने सालों में खत्म करना है? 10 सालों में। लेकिन अब एसेट कितने का हो गया है? आप 630 को कितने सालों पे खत्म करना है? 9 सालों पे। 1 साल गुजर गया, टोटल 10 है, 10 माइनस 1 9। डेप्रिशिएट ओवर 9 years। अच्छा, 630 डिवाइडेड बाय 9, 70। जाहिरी बात है एसेट का सरप्लस अब उतना नहीं रहेगा, क्योंकि एसेट 1 साल गुजर गया तो एसेट पुराना हो गया होगा, तो सरप्लस भी कम करें। 180 डिवाइडेड बाय 9 जी 20। ये जो 2 कॉलम हमें नजर आ रहे हैं, ये 2 कॉलम कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि सरप्लस वाले कॉलम के टुकड़े कर देना। अगर हमारे पास जगह होती तो हम आपको शो करते हैं इधर ऐसे, चले ऊपर से नहीं नीचे से शो कर दें। ये कॉलम हमेशा इसको 30-70 करने में इस्तेमाल होगा, बस, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। व्हाट इज टोटल डेप्रिसिएशन? 20। टोटल डेप्रिसिएशन इज 20। असल में होता यह है कि जिस वक्त एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है तो एसेट पुराना हो जाता है। जब एसेट पुराना हो जाता है तो गवर्नमेंट भी डेफर करके इतना टैक्स नहीं मांगेगी, क्योंकि हमारा ख्याल था एसेट खुशी देके जाएगा 180 की, अब तो एसेट 1 साल पुराना हो गया है और खुशी नहीं देके गया, अब तो एसेट बेचारा वैल्यू लूज कर रहा है। तो याद रखिएगा ये जो 20 है इसका 30 उधर डालेंगे, 70 उधर डालेंगे। डलवाएं जी 30-70। 20 का 30%, 20 का 70%, 40। तो इस कॉलम के ऊपर लिख लें, इसी कॉलम को 30-70 करके आखिरी 2 कॉलम बनाया करेंगे। इस कॉलम के ऊपर लिखें, इसी कॉलम को 30-70 करके आखिरी 2 कॉलम बनाया करेंगे। ओके, ये ओवर 9 years लिखना भी काफी होगा। 630/9 180/9 नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं। 30 जून 2012।
अब अगेन इस कॉलम को हम गायब कर दिया करेंगे, इसकी एंट्रीज नहीं किया करेंगे, क्योंकि दिस ग्रॉस सरप्लस इज बीइंग शिफ्टेड इन टू अलग कॉलम्स, टैक्स और नेट सरप्लस। एंट्री बताएं 70 रुपए की जो बचपन में सीखी हुई है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट रिडक्शन, डेट बताएं। अब तसल्ली से बात सुनिएगा ताकि हमेशा के लिए यह बात याद रहे। इस 6 रुपए की एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। वजह सुन लें। डेप्रिसिएशन कहां गई है? इन पी एंड एल, आउटसाइड पी एंड एल? इन पी एंड एल। अगर डेप्रिसिएशन गई है इन पी एंड एल, तो डेप्रिसिएशन की वजह से अगर कोई डेफर टैक्स है तो वो भी जाना चाहिए इन पी एंड एल। जब ओसीआई आउटसाइड पी एंड एल था, उसका टैक्स भी आउटसाइड पी एंड एल। जब डेप्रिसिएशन इन पी एंड एल, तो उसका टैक्स भी इन। तो फिर लोग कहते हैं अब इसकी एंट्री बन रही है डीटीएल डेबिट और डीटी क्रेडिट। वजह तो बड़ी आसान सी है। एसेट एक साल वैल्यू अपनी क्या कर गया? लूज कर गया। जब एसेट अपनी वैल्यू लूज कर गया तो इसका मतलब है अब अगर एसेट बिकेगा भी तो बाजार में शायद 180 का नहीं बिकेगा, क्योंकि एक साल इस्तेमाल हो गया है। तो डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी कम कर दें और खुशी रिकॉर्ड कर लें कि उतना का एसेट जो है वो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। हम तो समझे थे 54 का टैक्स है, लेकिन इंशाल्लाह 54 का टैक्स। इस एंट्री का फायदा इसलिए नहीं होगा, हाथ खड़ा करके बता दें क्यों। एंड पे जब सारे बिजनेस का डेफर टैक्स का बड़ा वाला टी अकाउंट बनना है, उसमें भी तो डीटी बैलेंसिंग आ ही जाना है। तो फिर ये वाला डीटी भी उसमें डाल रहे होंगे अलग से। जो टी अकाउंट बनता है एंड पे, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, तो डीटी ही बैलेंसिंग आता है ना। तो इस एंट्री को डालना एक डुप्लीकेशन हुआ करेगी। तो डेट्स वाई आईकैप भी नहीं डालता, हम भी इसको अवॉइड किया करेंगे। तो इसलिए इस एंट्री को हम इग्नोर कर दिया करेंगे, कोई मसला नहीं। स्टार्ट डाल के ऊपर लिख लें डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट, और वजह लिख लें इस एंट्री को हम नहीं किया करेंगे। अगर डेप्रिसिएशन पी एंड एल में है तो इसके इफेक्ट भी पी एंड एल में। डेफर टैक्स, ये वाली एंट्री सही है बिल्कुल, लेकिन ये करनी नहीं है। इस एंट्री को इसलिए नहीं किया करेंगे, लिखें उर्दू में, इस एंट्री को इसलिए नहीं किया करेंगे कि डेफर टैक्स के टी अकाउंट में डीटी वैसे भी तो बैलेंसिंग आ जाना है। डेफर टैक्स के टी अकाउंट में डीटी वैसे भी तो बैलेंसिंग आ जाना है। ओके, अल्लाह का शुक्र है इतनी सारी डिस्कशन के बाद हमारी एंट्रीज नहीं बदली। एंट्रीज बस R1 वाली ही हैं, कोई नई एंट्री ऐड नहीं हुई। हाँ, इस एंट्री में डीटीएल का लफ्ज़ ऐड हो गया, वो बात अपनी जगह है, लेकिन कोई एंट्रीज ऐड नहीं हुई। ओके, ये कॉलम एक आरजी कॉलम हुआ करेगा, बनाया करेंगे, इसको काट के इसको दो में स्प्लिट कर दिया करेंगे। इसकी एंट्री आप लोग करते थे सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, वो एंट्री अपनी जगह करें, उसमें कोई चेंज नहीं। असल में सरप्लस रिकॉर्ड ही नेट हुआ है, तो बस फिर क्या वो पढ़ाई अब इतना हुआ है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 14,
इसकी वजह के लिए मैंने आपको बताया, वो लेक्चर नंबर 10 जाके अब अटेंड कर लीजिएगा ताकि इसकी वजह रिवाइज हो जाए। अब मैं ये वजह नहीं बता रहा इसकी वजह क्या है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। आप बता दें कितनी एंट्रीज की जगह खाली छोड़नी है नीचे? 2 एंट्रीज की, एक करंट टैक्स की और एक डेफर्ड टैक्स की। वो एंट्रीज की जगह खाली छोड़ दें। 30/12 30/12। इस सवाल के लिए नहीं, डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट एंट्री की जगह ना छोड़ो, वो तो वक्त बताएगा डीटीएल है डीटीई है क्या है। आप 5 मिनट लगाएं और इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर लें। लेकिन कहाँ करेंगे इस सवाल के लिए? तो आगे 4-5 सफ़े चाहिए होंगे हमें। मतलब इतने बड़े सवाल पेपर में नहीं आते, 4-5 सफ़े चाहिए होंगे। पेपर में बीच में से कोई एक साल आता है, लेकिन हमने फुल फ्लेज पिक्चर तो देखनी है ना ये सवाल करके। अब इतने बड़े सवाल तो नहीं आते, सवाल में कोई इक्का दुक्का एडजस्टमेंट इस तरह की आ जाती है। सिक्स को इग्नोर किया है, वो वाला 6, वो तो सिंपल सी बात है। ईयर एंड पे कौन सा अकाउंट बनना है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। अगर पहले से इसमें कोई डीटी डाल देंगे तो जो बकाया डीटी आएगा वो भी तो बैलेंसिंग आएगा, तो डुप्लीकेशन हो जानी है। 2 डीटी टाइम्स आया है असल में, तो टाइम को बचा रहे हैं बस, और तो कोई वजह नहीं। साल के एंड पे डेफर्ड टैक्स अकाउंट वैसे भी तो बनना है जी। कॉस्ट एसेट की ₹700, लाइफ डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16, लाइफ 7 years, रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 17 इज इक्वल टू ₹1000। चलें जी, 2017 की जनरल एंट्रीज कर दें। टैक्स रेट 30% ले लें। 2017 की जनरल एंट्रीज कर दें।
अच्छा वैसे पहले दिन तो हम इतना ही कराते होते हैं, बस आगे नहीं लेके जाते होते। अब बस कुछ और कर लेते हैं, मतलब काफ़ी हो गया, बस एक एंट्री समझानी होती है पहले दिन। कौन सी वाली? प्लान डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन, बस ये पहले दिन समझानी होती है। आगे सवाल सोल इंशाल्लाह अब कल करेंगे इसको। आपको इधर उधर ज़रा टाइम ज़ाया करते हैं रिवीजन करके। ये कर लिया तो बता दें, एंट्रीज कर ली? चलें, अल्लाह करे तरीका समझ आ गया हो। भाई जब कोई थोड़ा बहुत किसी का प्लस माइनस हो जाता है रिजल्ट में, तो थोड़ा सा आप देख लिया करें, बता दिया करें कि कहाँ कहाँ मसला है, मतलब कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है कहीं ना कहीं। ये कम से कम उसको अभी से टेस्ट रूम में लेके जाना शुरू कर दें, और ऑनलाइन वाले घर में बैठ के ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठ के टेस्ट दें। जी, एसेट के बाद रिवैल्यूएशन, सरप्लस, P&L, टैक्स और नेट सरप्लस। जी डेट बताएं। 1 जनवरी 16, कॉस्ट 700, 31/12/16, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 10, जी डिवाइड बाय 7, जी 600, 31/12/16 कैरिंग अमाउंट। जी आगे बोलें। 1 जनवरी 17, रीवैल्यूड अमाउंट 1000, रीवैल्यूएशन सरप्लस, बैलेंसिंग। अब यहां पे रुक के बताएं क्या ये 400 यूजर्स को बता दें या 400 नेट ऑफ टैक्स? 400 का 30%, 120, और नेट सरप्लस 280। अब इसकी पहले एंट्री कर लेते हैं। 1 जनवरी 17, पहले तो अकाउंट अकाउंट को किताबों से खत्म करें। अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट, कितने से? 100। ये तो वार्म अप की एंट्री हो गई। अब इस कॉलम को हमने गायब कर दिया करना। अब एंट्री बोलें। अच्छा हम ना स्काई ब्लू पट्टी यूज करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए स्काई ब्लू पट्टी यूज करेंगे। एंट्री बोलें। एसेट डेबिट, डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी क्रेडिट, और सरप्लस इन ओसीआई में ज्यादा खुशियां ना दे उनको, उनको बताएं खुशियां सिर्फ कितनी हैं, 280। अब बताएं एंट्री क्या बनी? एसेट डेबिट 400, डीटीएल क्रेडिट 280। ये एंट्री कितने लोगों ने ठीक की थी? ओके नेक्स्ट। अब आप क्या करें, इनको नीचे उतार लें। 400, 120 और 280, और आप डिप्शन चार्ज करें। डिप्शन के साथ डेट नहीं लिखनी, डेट लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, डेट लिखेंगे तो रिमेनिंग लाइफ गलत निकालने का डर है। बताएं किस प्राइस को अब खत्म करना है? 1000 को। कितना अरसा हो गया इस्तेमाल करते हुए एसेट को? 1 साल। रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स। अब डेप्रिशिएट कर दें ओवर 6 ईयर्स। 167, 67। अब 67 को स्प्लिट करें 30-70, 20, 47। अब कैरी डाउन निकालने की जरूरत नहीं, हमने तो बस एंट्रीज करनी है ना इस साल की, कैरी डाउन जो मर्जी आए। अब इस कॉलम को गायब कर दिया करें। एंट्री बताएं। 31/12/17, डेप्शन डेबिट, जी कितने से? 167, और 20 की एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। असल में कल इंशाल्लाह और भी बात कर लेंगे इस पे।
डेफर करके टैक्स देने की लायबिलिटी कम हो गई और एक खुशी आई कि इतना कब टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना। लेकिन वो डेफर टैक्स को ओवरऑल जब बिजनेस का टी अकाउंट बनता है उसमें ये चीजें खुद ही आ जाती हैं। डीटी एल डेबिट डीटी क्रेडिट वाली एंट्री नहीं करनी। आप बताएं इसकी एंट्री क्या करें? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, उसके लिए लेक्चर नंबर 10 आज रिवाइज कर लीजिएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, जी कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी? 100%। ओके, पेज नंबर 219। क्वेश्चन 22, स्क्रीन से पढ़ना है आपने। पेज नंबर कौन सा है? 219। ईंट बजरी सीमेंट कितने की आई? 100 मिलियन की। ईंट बजरी सीमेंट की दुकान पर कितने पैसे पे किए, लेबर को कितने पैसे पे किए मिला के? 100 मिलियन। जब अपने कदमों से चल के बैंक को इंटरेस्ट देने गए तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट कितना दिया? 4 रुपए। अकाउंटिंग के टीचर ने क्या बताया था? इस 104 को कहां शो करना है? बैलेंस शीट में। आप मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 104। फुल स्टॉप के बाद पढ़ें। रिवीजन हो गई है शुरू। टैक्स वाले कहते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट को किस में डाल दो? खर्चे में डाल दो। मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना डाला हुआ है? कुछ भी नहीं। 4 बोलने वालों को थप्पड़ लगाएं। कुछ भी नहीं डाला हुआ P&L में अकाउंटिंग वालों ने। वाई? अकाउंटिंग वालों ने एंट्री की पीपी, वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट, कैश, और जिस वक्त 4 रुपए बोरिंग कॉस्ट पे की उसकी भी एंट्री की पीपी, डेबिट, कैश, क्रेडिट। तो अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना डाला हुआ है? 0। और अकाउंटिंग वालों ने कैपिटलाइज कितना किया है? 100। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बोरिंग कॉस्ट को खर्चे में डालो। तो एसेट कितना बनाओ? 100 को एसेट बना लो। अब अकाउंटिंग वालों ने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चा रिकॉर्ड करो। तो बताएं इसको क्या करेंगे? लेस। इसको क्या करेंगे? लेस। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। मतलब ना भी बताया हो तो टैक्स वाले बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट को हमेशा कहां डाला करेंगे? खर्चे में डाला करेंगे। डन। एक एडजस्टमेंट हम आपको कराने लगे हैं जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसमें अकाउंटिंग वाले खर्चे में डालते हैं और टैक्स वाले बोले ना, बोरिंग कॉस्ट में क्या हुआ था? तसल्ली से कोई रटे ना मारे। बोरिंग कॉस्ट को क्या करते थे FR1 की क्लास में? कैपिटलाइज। टैक्स वाले कहते नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट है कहां डालो? खर्चे में। एक एडजस्टमेंट इससे ऑपोजिट करने लगे हैं। वो क्या होगी? सोच के बताएं, जबानी बताएं। ऑपोजिट क्या? मिसाल ना दे मुझे, मिसाल ना दे, मैं पूछ रहा हूं, जबानी बताएं क्या होगी एडजस्टमेंट। अकाउंटिंग वाले कहेंगे इसे खर्चे में डाल दो, टैक्स वाले कहेंगे इसे, मर्जी है तुम लोगों की। पढ़ें। एसेट की कॉस्ट बताएं। एक्सचेंज लॉस कितना आया? 6।
इज कंसिडर्ड छोड़ें, इज कंसिडर्ड छोड़ें, यहां पर रुककर मुझे आप ये बताएं, यहां पे रुक के कैरिंग अमाउंट बताएं जरा, कैरिंग अमाउंट, हिम्मत करके कैरिंग अमाउंट बताएं। क्योंकि अकाउंटिंग वाले IAS 21 में हमने पढ़ा था एक्सचेंज लॉसेस को कहां डालते हैं, P&L में। तो हिम्मत करें जी, 100 को एसेट की कॉस्ट का क्या बना दें, पार्ट। जिस वक्त एसेट खरीदा होगा हमने एंट्री की होगी पीपी डेबिट कैश, लेकिन जब एसेट बेचने के ऊपर, बल्कि पीपी डेबिट शायद पेएबल क्रेडिट किया होगा ना, क्योंकि उधार पे खरीदा होगा, फिर एक्सचेंज लॉस आया होगा बाद में। फिर जब हम पेएबल पे करने होंगे एसेट का, तो कितना लॉस आया होगा। एक्सचेंज लॉसेस को काउंटिंग वाले कहां डालते हैं, क्लियर बोले ना, एक्सचेंज लॉसेस को काउंटिंग वाले कहां डालते हैं, P&L में। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं बताएं जरा, इसको क्या करो, तो टैक्स वाले बताएं एसेट किस पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अब एक मसला आ गया, अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में माइनस कर दिया है, ये उल्टी एडजस्टमेंट है ना। अकाउंटिंग वालों ने खर्चों में क्या कर दिया है, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है, खर्चा नहीं है, 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 +6, क्या करना है, +6। अगले सफे पे जाने से पहले मुझे मसला बता दें और उसका हल बता दें। हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो बातें ना करें। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज गेन आ जाए, मतलब आप करेंसी जो आपने बाहर के मुल्क से एसेट खरीदा है, जब आप उसकी रीपेमेंट करने जाएं तो उसकी रीपेमेंट के वक्त हमें क्या आ जाए, एक्सचेंज गेन आ जाए। अच्छा, आपको पता है कि ये एक्सचेंज लॉस को एसेट की कॉस्ट का, आपको पता है एक्सचेंज लॉस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एसेट भी डेबिट नेचर की चीज है और लॉस भी, इस वजह से दोनों को क्या कर दिया जाता है। लेकिन अगला सवाल बड़ा कमाल है, अगला सवाल तो वो इधर आ गया, क्वेश्चन 25, मत देखें नीचे, स्क्रीन पे देख के सोच लें पहले। करंट टैक्स खास तौर पे सही सोचना है, करंट टैक्स में कोई बोंगी नहीं मारनी। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो आप लोग इंशाल्लाह निकाल ही लेंगे। ये बिल्कुल एक आपसे डिफरेंट बात हम करने लगे हैं। कल तक हम एक्सचेंज लॉस की बात कर रहे थे, आज हम एक्सचेंज गेन की बात करें। एसेट की कॉस्ट बोलें 100, एक्सचेंज गेन आया 5 का, यहां रुक जाएं। अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना गेन ऐड किया हुआ है, 5 का। अभी आगे कुछ नहीं मैं बोल रहा। तो अकाउंटिंग वालों ने 5 को तो P&L में खुशी रिकॉर्ड कर दिया, 100 रुपए को कहां शो किया होगा। टैक्स वालों ने कहा ये 5 रुपए की खुशी एसेट की कॉस्ट से क्या कर लो, डिडक्ट कर लो। लॉजिक क्या है, एसेट डेबिट नेचर की चीज है और खुशी, तो एसेट डेबिट नेचर की चीज है, खुशी क्रेडिट नेचर की चीज है, तो दोनों को क्या होना चाहिए। इस वजह से बताएं एसेट खरीदा कितने का, इस पे खुशी कितनी आई एक्सचेंज गेन वाली, तो एसेट पड़ा कितने का हमें 95 का। करंट टैक्स की वर्किंग कितने लोगों ने सही सोची थी, हाथ खड़ा करके बताएं। करंट टैक्स में करना क्या, सोचें जरा। अकाउंटिंग वालों ने अदर इनकम में डाल दी एक्सचेंज गेन को, टैक्स वाले कहते हैं अदर इनकम में ना डालो, कहीं और ले जाओ। मैं नहीं कह रहा नेट करो, ये करो वो करो, इस तरह बोलना कहीं तो मुश्किल होता है चीजों का। टैक्स वाले कह रहे हैं कहीं और ले जाओ इस गेन को, इधर ना करो। तो क्या करें फिर, क्योंकि अकाउंटिंग वाले ऐड कर चुके हैं, इसको क्या कर दें, लेस कर दें। ओके, ये जरा बताएं इसका क्या करना है।
ओके, अब मुझे ये बताएं इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है 10 और एनआरवी अकाउंटिंग वाले किसके ऊपर शो करते हैं? लोअर के ऊपर। लोअर बताएं कितने? अच्छा, इसकी वजह से अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल में कितना डाला है? जल्दी बताएं, अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल में कितना डाला है? 3। क्या वजह है? अब मुझे ये बताएं, अगर अकाउंटिंग वालों ने पीएनएल के अंदर 3 रुपए डाले हैं तो अकाउंटिंग वालों ने लॉस रिकॉर्ड किया है, टैक्स वाले कह रहे हैं ये लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, आपके ख्याल से एनआरवी लॉस को क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। अगर टैक्स वाले एनआरवी लॉस रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे तो वो मजबूरन एसेट किस पे शो करेंगे? इसलिए कॉस्ट क्या आ गई? कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? अकाउंटिंग वाले किस पे रिकॉर्ड शो करते हैं, कॉस्ट पे या एनआरवी पे? लोअर। टैक्स वाले किस पे शो करेंगे? कॉस्ट पे, क्योंकि वो किसको नहीं मान रहे? एनआरवी को नहीं मान रहे। करंट टैक्स में सोचें क्या होगा, वो कह रहे हैं एनआरवी लॉस माइनस ना करो, हमने तो कर, तो क्या करें? अच्छा, ये कोई परमानेंट डिफरेंस नहीं है, लिख लें, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएं परमानेंट डिफरेंस क्यों है, सॉरी टेम्परेरी डिफरेंस क्यों है? डेफिसिट तो नहीं होगी इन्वेंट्री। अकाउंटिंग वालों ने खर्चे के नाम से रिकॉर्ड किया 3 रुपए एनआरवी लॉस, और फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 100 रुपए को कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे। 1 मिनट, अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 100 रुपए को डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, बोले ना कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग अमाउंट डेप्रिशिएट तो नहीं होती फ्यूचर में। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कॉस्ट ऑफ सेल में कितना डालेंगे? 100, और टैक्स वाले फ्यूचर में कितना डालेंगे? बाकी 3 रुपए अकाउंटिंग वालों ने इस साल खर्चे में रिकॉर्ड कर लिया था ना, जो उल्टा दिया हमने वो अलग बात है। तो अकाउंटिंग वाले कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटिंग वाले इस साल खर्चे में डालेंगे 3, और जब बिकेगा तो खर्चे में डालेंगे 100। टैक्स वाले जब कभी बिकेगा खर्चे में डालेंगे 103। तो इन्होंने भी 103 खर्चे में डाला, इन्होंने भी। बहरहाल इन बहसों का कोई फायदा नहीं होता। इंपेयरमेंट लॉस और एनआरवी लॉस को कभी भी आपने परमानेंट डिफरेंस नहीं लेना, बल्कि ये कौन सा डिफरेंस होता है? टेम्पोरेरी। तो टेम्पोरेरी है तो इसको बस टेम्पोरेरी लें, इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है इसको। अच्छा, एक बोरिंग कॉस्ट हो गई, एक एक्सचेंज लॉस हो गया, एक एनआरवी लॉस हो गया, और एक क्या हो गया बोलें? एक्सचेंज गेन हो गया। ये 2 चीजें होंगी। अच्छा, एथिक्स निकाल लें, बस ऐसे थोड़ा से पढ़ के फिर क्लोज करते हैं। एथिक्स वो दे देते हैं, चलो। इंटरेस्ट दोनों में पेड हो या पेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खर्चे में डालना है, ये याद रखना है जिस साल हो। हाँ, अगर कह दे तो कंसिडर कर भी सकते हैं। वैसे हार्ड एंड फास्ट तो नहीं लिखा हुआ वहां पे, मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 470। रिवाइज करें ये 3 एग्जांपल्स, पेज 470।
सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक छोटा रास्ता घर को जाता है, एक बड़ा रास्ता घर को जाता है। आपके दोस्त ने आपके ऊपर रहम खाया, उसने कहा चलो यार आज मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, आपकी बाइक पंचर है मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। आप लंबे रास्ते से इसलिए लेके चले गए कि उस लंबे रास्ते में कुल्फी मिलती है, वो आपने खानी है। दोस्त को खिलानी है नहीं खिलानी है ये अलग बहस है, वो आपने खानी है। तो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? आप क्यों लंबे रास्ते से ले? अब आप उसे कहानियां क्या करा रहे होंगे, यार ये रास्ता बड़ा जबरदस्त है यार, इधर से चलो यार। वो कहेगा पिछली बार तो बहुत जल्दी घर पहुंच गए थे, छोड़ो यार ये रास्ता बड़ा कमाल है। तो इसमें आपका क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से आपने जो है वो ऐसा किया। तो इट इज अ थ्रेट दैट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ सीए। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि पीटीसीएल अपने एम्प्लॉय को कहें तुम गलत जर्नल एंट्रीज करो, हम तुम्हें क्या दे देंगे? बोनस। और अदर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? प्रमोट कर देंगे तुम्हें, प्रमोशन, तुम्हें चांद पे भेज देंगे, तुम्हें सीएफओ बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इट इज अ थ्रेट दैट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस अ सीए जजमेंट और बिहेवियर। आप अपनी जजमेंट या बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। Such financial interest might cause an accountant to be reluctant to take action that would be against their, ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉज कर देता है अकाउंटेंट को कि वो रिलक्टेंट हो जाता है टू टेक एक्शन दैट वुड बी अगेंस्ट देयर ऑन इंटरेस्ट। ऑन इंटरेस्ट क्या है? बोनस। Such financial interest an accountant to be reluctant to take action that would be take action. Action क्या? Past journal entry of impairment. आप impairment की journal entry क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर journal entry करेंगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल एक हमने पढ़ी थी बोनस मिलना, दूसरी मिसाल हमने ये पढ़ी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत बताना ताकि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स अगर आपने खरीदे उनकी प्राइस बढ़ जाए। और तीसरी मिसाल हमने पढ़ी थी कि सीएफओ अवॉइड्स रिपोर्टिंग फाइनेंशियल लॉस टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन, क्योंकि अगर लॉस आया तो हो सकता है उसी ने नई ब्रांच खुलवाई हो, वहीं लॉस आया हो, तो रेपुटेशन का भी डर है। गिफ्ट दे देना या स्पेशल ट्रीटमेंट दे देना भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे दे तो भी सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तुम ये गलत काम करो तो मैं लोन दे देता हूँ। या दफ्तर के एसेट घर लेके जाके इस्तेमाल कर लो, या दफ्तर के एसेट दफ्तर में ही अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर लो, तो ये भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है। इब्राहिम ने सीए कर लिया हुआ है और एक जगह नौकरी कर रहा है, यूनिट अकाउंटेंट। यूनिट मींस फैक्ट्री में अकाउंटेंट है। उसको बोनस मिलना है अगर 10% ऑफ एनुअल सैलरी बोनस मिलना है अगर प्रॉफिट बढ़ जाए एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा। वो लिमिट क्या पता नहीं। इब्राहिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, उसमें उसे गलती निकली है, अकाउंटेंट है, वहां नौकरी कर रहा है। अगर ये एरर उसने करेक्ट कर ली तो प्रोविजंस इंक्रीज कर जाएंगी। प्रोविजंस होती हैं लाइबिलिटीज इंक्रीज कर जाएंगी। दिस वुड डिक्रीज द प्रॉफिट्स। तो इब्राहिम कौन सा थ्रेट फेस करें? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आखिरी बस आज का पढ़े। मुझे बताएं इसकी मिसाल दें कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट अपनी जिंदगी से। हाँ, आपने खाना बनाया, घर वालों ने पूछा कैसा बनाने का, वाह 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 वाह, खुद उंगलियां चाटी नहीं जा रही, दूसरों को कह रही हैं उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप, और वो कहेंगे उंगलियां ही चाटेंगे, खाना तो फिर नहीं खाया जा रहा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो आपने टेस्ट दिया, सर ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, जरा खुद ही चेक करके आ जाओ, कमाल टेस्ट दिए इस बार तो मैंने टॉप किया सब। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इसमें अपने ही अकाउंटिंग वाले काम को दोबारा रिव्यू करना ये भी शामिल है, और अगर आपने कोई डिसीजन लिया था, मिसाल के तौर पे आपने किसी को प्रमोट किया था, किसी को नौकरी दी थी, उस डिसीजन को भी दोबारा रिव्यू करना कि ये वो डिसीजन सही हुआ था या नहीं हुआ था। इट इज ऑल्सो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इट इज अ थ्रेट दैट अ सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ जजमेंट मेड।
जजमेंट मेड क्या मतलब? जजमेंट मेड से मुराद है आपने किसी को हायर किया, न्यू स्टाफ हायर किया, तो उसमें आपने जजमेंट मेड की थी कि ये बड़ा अच्छा निकलेगा, बाद में वो आप जैसे ही निकला, सॉरी मेरे, बाद में वो हमारे जैसे ही निकला। न्यू स्टाफ हायर किया आपने, उसका काम आपने देखा, इवेल्युएट, तो अब आप अप्रोप्रिएटली तो नहीं उसका काम देख सकेंगे, क्योंकि आपके दिल में मैंने ही बंदा हायर किया, मैंने तो सही हायरिंग की थी। वो गलत काम कर भी रहा होगा तो आपको वो नजर नहीं आएगा गलत काम उसका, घर वालों की मर्जी से करने चाहिए काम, इसीलिए पता नहीं दिमाग कहां ले गया। इट इज अ थ्रेट that a CA will, it is a threat that CA will not appropriately evaluate the result। खुद किए हुए फैसले फिर बाद में तो शर्मिंदगी होती है ना बंदे को। हाँ सर, it is a threat that CA will not appropriately evaluate the results of previous judgment। तो अब कर चुके, वो हो गया जो होना था, made by him or by another individual in organization, या कई दफा किसी और की राय पे भी आप किसी बंदे को रख लेते हैं। ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एन अकाउंटेंट फाइंड्स एन एरर इन हर ओन पास्ट कैलकुलेशंस बट हेजिटेट्स टू रिपोर्ट दिस एरर्स टू अवॉइड एम्बैरसमेंट। IS8 एरर आपको मिल गई पास्ट ईयर की, लेकिन अब आप सारी फिगर्स को जब रीस्टेट करके जाएंगे तो लोग पूछेंगे रीस्टेटमेंट कित्थों आ गई, तो आप कहेंगे बोंगी तो मैं ही मारी सी। तो IS8 में प्रायर ईयर एरर आपने कर दी और वो पब्लिश होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट भी हो गई, अगले साल ऑडिटर्स ने वो एरर पकड़ी। अब आप ऑडिटर्स को कहेंगे यार खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, मान जाओ तुम्हारी मेहरबानी, यार छੱਡ दो यार मैंने, यार बहुत बड़ी गलती है, ये एरर अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा होना है, तो इसी साल एंट्रियां करके नेट नोट कर लो। ये भी तो तरीका होता है कि पिछले साल की गलती को शो ना करो, इस साल एंट्रियां करके उसको नेट कर लो, तो पिछला साल भी गलत हो जाता है, फिर ये साल तो वैसे ही एंट्रियां गलत करने से गलत हो जाता है। तो IS8 एरर छुपाई, प्रायर ईयर एरर आपने छुपा ली, एरर पे बैठ गए। छुपाई। A CFO approves a financial decision। CFO क्या होता है? अकाउंटेंट इन बिजनेस या अकाउंटेंट ड्यूरिंग ऑडिट? अकाउंटेंट इन बिजनेस। ये PTCL में जॉब कर है, अकाउंटेंट इन बिजनेस। ये हमारे एथिक्स किनके लिए हैं? अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अ CFO approves a financial decision that he originally recommended without critically analyzing the effect of such decision। डिसीजन के असरात देखे नहीं, बस गलत डिसीजन ले लिया, तो ये कौन सा थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। चलें आप टेक लगा लें। ये जो एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं, ये जरा देखते हैं ICAP कैसे देते हैं हमें, किस किस्म के एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं। आप लोगों की किताबों में तो नहीं होंगे ये? ये देखें, पुराने ज़माने में बच्चों के पेपर होते थे, बायोलॉजिकल एसेट BA। अब ये इस तरह की एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी होती। अच्छा, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, हाँ ये पूरा शेड्यूल बना के ना शौक पूरे हो रहे होते हैं पेपर में, ये इसलिए हाईलाइट किया है मैंने। अब ये बिला वजह पूरे शेड्यूल बना के शौक पूरे कर रहे हैं। बैलेंस शीट देखें, पेपर में एग्जाम लेवल मॉक दे रहा था ये बच्चा, और NCA, पता नहीं NCA नेशनल कॉलेज ऑफ पता नहीं कौन सा है, ये हालात देखें बच्चों के। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी करेक्टिंग एंट्रीज, इसको तो पता है, ये इसका तो लेवल ही हाई है ना, इसने ये की है करेक्टिंग एंट्रीज, उसके बाद इसने करेक्टिंग एंट्रीज दोबारा कर दी है माशाल्लाह। एग्जामिनर कहने लब्बो केड़ियां करेक्ट है ना, ये ऊपर करेक्ट, सॉरी ऊपर करेक्ट
एंट्रीज हैं। अल्लाहु अकबर, ओए होए, इंग ने गेम डाल दी पूरी। ऊपर इसने करेक्ट एंट्रीज की हैं, अब तो ये पता नहीं आर्टिकल्स कर रहा होगा बच्चा। ऊपर इसने करेक्ट एंट्रीज की हैं, नीचे इसने रॉन्ग की हैं, और इधर इसने करेक्टिंग की हैं। यानी कि एग्जामिनर को फिर एंड पे बता दो कि चेक तूने ये करनी है मेरी। तो मतलब ये कि करेक्टिंग एंट्रीज आप लोग पहले सफे पे करें और फिर ओरिजिनल रॉन्ग अगले सफे पे कर लें, लेकिन करेक्टिंग एंट्रीज मेन में शो करें ना। ये सबसे ज्यादा खुडे लाइन लगाई हुई है, यानी ये पूरा करके मैंने कहा ये जरा मैंने सॉल्व करना था, ये सबसे खुडे लाइन। कितने हमारे सर्कल नहीं लगे हुए। और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड डीएफ ROULL प्रोग्राम चल रहा है। यानी ये ध्यान भी नहीं कि ये पेपर दे रहे हैं, ये तो आगे आई के अपने चेक करने होंगे। तो हाँ, ये तो अच्छी प्रेजेंटेशन थी ना, ये मैंने आपको दिखानी थी। स्टील डायनामिक्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 सितंबर की, जब हम सितंबर 30, नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ LL, थोड़ा जो ऐसे हो गया है, इंटरेस्ट पेएबल, थोड़ा बहुत तो गुंजाइश उसने निकाल ली LL। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे ये कभी कभी शायद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आखिरी वाली पेमेंट्स थोड़ी अजीब सी कई दफा होती हैं, 2-2 हज़ार, 50-50 हज़ार, तो फिर शायद जरूरी हो जाता है हमारे जैसे बंदे के लिए। लेकिन कुछ लोग वैसे ही समझ लेते हैं कि नहीं इधर ये आएंगे तो इस तरह कर लेंगे। लेकिन ठीक है, चलें, बनाना है तो बना लें डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम, लेकिन बनाते हुए ही उनको समझ नहीं आ रहा था मार्च कहाँ आ रहा है, फिर काट रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं। और बच्चे की राइटिंग तो अच्छी है। राइटिंग क्या कह रहे हैं? ये असल में टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हमने कंसोलिडेशन का। माशाल्लाह, ये रेक्टिफाइंग एंट्री में इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिखना था, इन्वेस्ट लिखा हुआ है, पैसा इन्वेस्ट कर दो कहीं। इनकम में इनकम बतानी थी, बस इनकम लिख दी इन्होंने। चलो, ये तो पता है ना रेक्टिफाइंग होती है कोई। अच्छा, ये ना एक टॉपिक है हमारा, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया करेगी, जैसे लीज में भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई एंट्री नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का की जगह एक्सपेंस का लफ्ज यूज होता है, ये एक्सपेंस। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई टी अकाउंट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी नेचर उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जैसे आप लीज में करें आईडीसी डेबिट कैश क्रेडिट, अब आईडीसी कोई अकाउंट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई अकाउंट नहीं है। ROU इज इक्वल टू NI। ओए हो, ये तो नया ही कोई फॉर्मूला निकल आया। उधर से लेसी का सवाल इज इक्वल टू लेसर, ये तो पता नहीं कि किस धुन में थे। ये तो आर्टिकल्स भी इन लोगों के खत्म होने वाले होंगे, पता नहीं कितनी तरह। अच्छा, ये डेफर्ड टैक्स स्लैश एसेट की वर्किंग में एक्सपेंस, एक्सपेंस के साथ पेएबल लिखे ना, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट आइटम्स आते हैं, यहाँ बैलेंस शीट आइटम्स आते हैं, तो बैलेंस शीट आइटम्स आते हैं तो बैलेंस शीट आइटम्स शो करें, मतलब एक्सपेंस कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, ये IS 37 है, ये भी पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब वो देख लेते हैं हम, एग्जामिनर कमेंट्स, वो हमने रखे होंगे कहीं इंशाल्लाह। अंकल लेने आ गए हैं। पॉज कर दो। अच्छा, ये देखें ICAP की बुक में जरा IS 12 किधर है?
पेज नंबर 309। कहां तक एब्रीविएशंस इस्तेमाल करने की इजाजत है? पेज नंबर 309। रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। कर दी भी तो बंद ही नहीं की थी। Oh, carrying amount, tax base, temporary difference, tax rate, deferred tax liability slash asset। पूरा पूरा यूज कर रहा है भाई ये तो। अच्छा, इसमें deferred tax liability slash asset में असल में वो DTL के लिए पॉजिटिव साइन यूज करता है, तो इस इधर ही उसने ब्रैकेट पा दी ना, तो फिर बार बार DTL DTA नहीं लिख रहा। तो अगर ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करके आप लोग भी इस चीज पे आ सकते हैं तो कोई मसला नहीं। एसेट के साथ नेगेटिव लाइन साइन लिखने की वजह बता दी थी आपको, क्योंकि दुनिया में आमतौर पे टैक्स लाइबिलिटी होता है, तो एसेट एक अनहोनी चीज है, तो डेट्स व एसेट के साथ तुमसे कोई मोबाइल ये यही चीजें ले जाती हैं। जल्दी करें, इधर अटेंटिव होंगे, लेक्चर तो जाया ना करें। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, ओए क्या फॉर्मेट बनाए हुए हैं। मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, कंप्यूटेशन ऑफ करंट टैक्स, पीबीटी नहीं लिखा हुआ, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट लेस एड। हाँ, ये उसने टाइम सेव किया, डेप्सिने वगैरह इधर ही निकाल दी है, बल्कि ये वही सवाल है पास पेपर क्वेश्चन 5 शायद जो हमने कल की क्लास में किया था, ये वाला सवाल है। बहरहाल डेफर्ड टैक्स का टी काउंट ये नहीं बनाता, डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाने की बजाय उसने ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखा, डिफरेंस डीटीई ले गया, ये डीटीएल, तो वो टी काउंट बनाने की जगह उसने स्टेटमेंट फॉर्म में बना लिया। नोट देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। ओह हो, टैक्स एक्सपेंस 7.1 हेडिंग नहीं दी उसने, उसने खाली 7 हेडिंग दी है। टैक्स एक्सपेंस, उसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ची। रिकॉन्सिलिएशन उसने पूरा लिखना चाहिए था, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, टैक्स रेट डब्बे में बनाया, उसके कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, 12 आ गया। लेस एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन, और वो जनरल टैक्स रेट के अंदर चेंज आई थी वो, और टैक्स एक्सपेंस। आईके की भी मैच कर गई हो यार, हीरो लेवल है ऐसे इन लोगों का। अच्छा, लीज बस एक बच गए, 1-2 मिनट में छोड़ता हूँ। लीज का कौन सा है? 117। मैं जरा देखने जा रहा हूं, वो ना एंट्रीज में सुने ROULL यूज कर रहे हैं, नहीं ROULL नहीं यूज कर रहे हैं एंट्रीज में। ऊपर हो ये आप ऐसा कीजिएगा, हाइलाइटर भी ले जाइएगा जिस तरह के इसने रखे हुए हैं ना। अच्छा, ROU डेबिट, बैंक क्रेडिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लो, क्या बात है, अगला साल। अच्छा वो ठीक है, जबरदस्त है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल माशाल्लाह पूरे पूरे बनाए देने, जीरो ले आके तसल्ली हो रही है, तेनों तसल्ली है कि सानू नहीं हो रही। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने का इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो नोट, अच्छा P&L, अच्छा P&L में देखें जरूरी नहीं ये डेप्रिसिएशन को नेगेटिव साइन के साथ, ये आप लोगों के लिए बातें हो रही हैं, उनको जरा मैं आप पे ही लगा रहना। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के लिए और लीज रेंट एक्सपेंस के लिए उसने कोई नेगेटिव साइन यूज नहीं किया, बस सारे एक्सपेंसेस थे। ऐसा हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस के लिए आप नेगेटिव साइन, कुछ के लिए इनकम। नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में भी लीज लायबिलिटी आ जाती है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैच्योरिटी एनालिसिस, लेस देन 1 ईयर, 2 to 5 ईयर, लो जी इकट्ठे एग्जाम मारी, 2 to 5 ईयर, हालांकि हम लगे रहते हैं लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर। अच्छा, ये वैसे बेहतर है कि इसको इस तरह लिख दीजिएगा 2 to 5, नहीं 2 to 5 नहीं, मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर्स, TWO लिख दीजिएगा। वो जो हम लिखते होते हैं ना 1 खाली नंबर में, तो नंबर में लिखने की बजाय इस तरह लिखना जरा ज्यादा शायद बेहतर लगे। ये बैलेंस शीट है। लेसर का नोट भी देख लेने देना, हाथ धो के लेसर का नोट भी देख लेने दें। अकाउंटिंग बाय लेसर ते तू खोल ली, लेसर दा नोट भी ते दिखा। ओह मैच्योरिटी एनालिसिस, लेस देन 1 ईयर आ गया मैं।
ये मैं कह रहा था कि 1 to 2 की बजाय आप इस तरह यूज करें ONE1, ये ज्यादा बेहतर है। 1 to 2 टोटल लीज रिसीवेबल आ गए, ऐड की यूजी आरबी, तो क्या आ गई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड। अनअर्न्ड हम बैलेंसिंग नहीं निकालते, ये एनआई लिख के अनअर्न्ड बैलेंसिंग निकालता है। हम अनअर्न्ड को निकालते हैं, फिर एनआई बैलेंसिंग निकालते हैं, फिर एनआई को करंट नॉन करंट में अलग अलग कर दिया करना, ड्रामे क्यों नहीं किया, तो नहीं करंट और नॉन करंट में अलग अलग करना होता है, कई कई अटेम्प्ट्स में कर रहा है। ठीक है जी, जाएं अब, क्या टाइम ज़ाया आज किया है।